हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चेस्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे। चेस्ट ट्यूब अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर बड़े सारे स्टूडेंट को चेस्ट ट्यूब के क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको एक बोटाई केस स्टडी के थ्रू चेस्ट ट्यूब के पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा, प्लस हम इस वीडियो में बोटाई केस स्टडी को अटेम्प्ट करना भी सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चेस्ट ट्यूब प्लस बोटाई केस स्टडी दोनों के बारे में समझाऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव वन रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरी चेस्ट ट्यूब वाली वीडियो नहीं देखी, बिफोर जंपिंग टू दिस वीडियो प्लीज़ पहले आप उस पूरे कंसेप्ट को समझ लेना। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फिर आप इस वीडियो को वापस आकर देखना। तो आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 1, बोटाई केस स्टडी को बोटाई क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, अगर आप इस सेगमेंट को देखोगे, इसकी सेगमेंट होती है बोटाई जैसी, तो इस वजह से इस केस स्टडी को बोला जाता है बोटाई केस स्टडी। आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको 8 से 10 बोटाई केस स्टडी आ सकती है। अब जब भी हमें बोटाई केस स्टडी को सोल्व करना है, देयर इज अ टेक्निक, पर पहले हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले हम रफली पढ़ेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें लगेगा उसको हाईलाइट करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 थिंग, जो क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री है, अ 53-year-old क्लाइंट अंडरगोज अ राइट लंग वेज रिसेक्शन to remove a tumor. Biopsy results are pending, but the tumor has caused moderate to severe pain in the right lung area. The client has no history of cancer and report no history of cancer in the family. The client reports being a nurse and works at the home health agency as a visiting nurse. The medical history include hyperlipidemia and taking atorvastatin 40 mg daily. नो अदर मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री रिपोर्टेड। ये क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री थी। अभी हम थोड़ा रफली पढ़ रहे हैं, अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं कैसे इनको हाईलाइट करूंगा। नर्सिंग नोट्स क्या है? 11 बजे क्लाइंट वॉज एडमिटेड टू मेडिकल सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द रिकवरी यूनिट फॉलोइंग राइट वेज रिसेक्शन विद 1 चेस्ट ट्यूब अटैच्ड टू अ 3 चैम्बर क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम. Dressing covering the chest tube insertion site is occlusive, dry and intact. 50 ml bloody drainage in the collection chamber. Intermittent bubbling in the water seal chamber. Gentle bubbling in the suction control chamber. Client is arousable and oriented. Oxygen जा रही है via nasal cannula 2 लीटर per minute. Head of bed 30 डिग्री elevated है। वाइटल साइन है क्लाइंट के 98.6, हार्ट रेट 80 है, रेस्पिरेशन 20 है, बीपी 118/70 है, ऑक्सीजन है 95% ऑन 2 लीटर। क्लाइंट को पेन हो रही है 3 आउट ऑफ 10 राइट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट, और पेन थोड़ी बढ़ रही है, इंक्रीज विद डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। एट 12 बजे फिर से नर्सिंग नोट्स है। The nurse notes that the client has dyspnea and report an increase in pain 5 out of 10. Drainage in the collection control chamber is at 100 ml bloody drainage. There is continuous vigorous bubbling in the water seal chamber and gentle bubbling in the suction control chamber. ये था क्लाइंट का सारा डेटा। अभी तक हमने कैसे पढ़ा है? बड़ा रफली डेटा पढ़ा है। याद रखना, रूल ये कहता है रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शन, अगेन रीड द क्वेश्चन। तो दूसरी बार एक बार मैं ऑप्शन पढ़ा हूं, फिर से वापस से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, याद रखना अगर आपकी टेक्निक सही है, टाइम इज नेवर यूर एनिमी। तो हम पढ़ते हैं बच्चों आगे। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम बाय ड्रैगिंग और सिलेक्टिंग फ्रॉम द चॉइस बिलो 1 पोटेंशियल कंडीशन। एक कंडीशन अपन देखनी है, 2 नर्सिंग एक्शन एंड 2 क्या कहते हैं पैरामीटर इमीडिएटली टू एड्रेस द क्लाइंट कंडीशन। ठीक है जी। अब ये हमारे पास पोटेंशियल कंडीशन है, हमारे पास हमने कौन से एक्शन लेने हैं, हमने फिर कौन से पैरामीटर को मॉनिटर करना है। रूल नंबर 1 याद रखना, जब भी हमें केस स्टडी को, बोटाई केस स्टडी को अपने सोल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करनी है? ढूंढनी है पोटेंशियल कंडीशन। आई नो मैनी स्टूडेंट्स जो कि एक्शन से शुरू करते हैं या पैरामीटर से शुरू करते हैं। याद रखना, जब तक मुझे एग्जैक्टली कंडीशन ही नहीं पता क्लाइंट की क्या है, तो मैं एक्शन कैसे ले सकता हूं और मैं पैरामीटर्स को कैसे मॉनिटर कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपन ने करना है जानना है कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है। तो चलो जी, हमने पूरे क्वेश्चन को देख लिया। क्वेश्चन क्या है जी? अब आप आते हैं जी वापस।
अब मुझे एक बार रफली आइडिया तो है क्लाइंट को क्या हुआ है, पर मैं मोटी मोटी चीज़ों को हाईलाइट कर लेता हूँ। क्लाइंट का राइट लंग वेज रिसेक्शन हुआ है। क्लाइंट के राइट लंग का थोड़ा सा टुकड़ा उतारा गया है क्योंकि ट्यूमर था और बायोप्सी रिजल्ट अभी चले गए हैं पर पेंडिंग है। पर 11 बजे नर्सिंग नोट्स में मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है। एट 11 क्लाइंट मेडिकल सर्जिकल वार्ड में आया और उसको एक चेस्ट ट्यूब डाली गई है। कौन सी? 3 चैम्बर क्लोज चेस्ट ट्यूब। याद रखना, ड्रेसिंग कवरिंग द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट इज ओक्लूसिव, ड्राई एंड इंटैक्ट। ठीक है जी, जो ड्रेस है वो बिल्कुल ठीक है, ड्राई है, इंटैक्ट है। 50 ml ब्लड ड्रेनेज इन द कलेक्शन चैम्बर। कलेक्शन चैम्बर में कितने ml ब्लड है? 50 ml। इंटरमिटेंट बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। अच्छा, वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग है। एंड जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। ठीक है जी, क्लाइंट अभी तक बिल्कुल अराउजेबल है और इतना बेड है एलिवेटेड है। और एक क्लाइंट के वाइटल साइन है जो ऑलमोस्ट ठीक है, बस दर्द हो रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत दर्द होना। बट एट 12 अगर आप 12 बजे देखोगे, द नर्स नोट द क्लाइंट इज हैविंग डिजनिया। भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और दर्द भी कितनी होगी? 5 आउट ऑफ 10। ड्रेनेज इन द कलेक्शन चैम्बर इज एट 100 ml और वो ब्लडी ड्रेनेज है जी। There is continuous vigorous bubbling. There is continuous vigorous bubbling in the water seal chamber. आप इस पॉइंट को याद रखना। एंड जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। ठीक है जी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमने अभी रिसेंटली चेस्ट ट्यूब्स के बारे में पढ़ा है, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो, आप उस वीडियो को देख कर आए होंगे तो आपको चेस्ट ट्यूब का आइडिया होगा। पहले हम जानते हैं चेस्ट ट्यूब होती कैसी है। याद रखना, चेस्ट ट्यूब एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें यूजली 3 चैम्बर होते हैं। हमारे क्लाइंट को 3 चैम्बर है जो कि क्लाइंट की चेस्ट के साथ लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है? एक्सेसिव एयर और एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। इसके 3 चैम्बर होते हैं। सक्शन कंट्रोल चैम्बर, नंबर 2 चैम्बर होता है वाटर सील चैम्बर। इस चैम्बर का काम होता है, इसको बोलते हैं वाटर सील या फिर एयर लीक मॉनिटर चैम्बर। वाटर सील चैम्बर का काम होता है जी, बॉडी के अंदर कोई हवा ना चली जाए। ये वाटर सील होता है तो एयर को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एंड थर्ड चैम्बर होता है कलेक्शन चैम्बर। ठीक है जी। अब जब हमारे पास 11 बजे क्लाइंट आया था तो उसकी पहली बात, उसकी ड्रेनेज थी 50 ml। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो आपको पता होगा अप टू 100 ml ड्रेनेज इज एक्सपेक्टेड पर आवर। 1 घंटे में 100 ml ड्रेनेज हो सकती है। 50 ml थी उस समय पे, कोई ज़्यादा नहीं थी। एंड क्या कहते हैं जी, इंटरमिटेंट बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। क्या वाटर सील चैम्बर में कभी कभी छोटी मोटी बबलिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एंड जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। और सक्शन कंट्रोल चैम्बर में तो कंटिन्यूस बबलिंग होती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था और वाइटल भी सारे ठीक है। पर 12 बजे क्या हुआ जी, क्लाइंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो गई, दर्द बढ़ गई है। ड्रेनेज इन द कलेक्शन चैम्बर इज 100 ml। अब ड्रेनेज कितनी हो गई कलेक्शन चैम्बर में? 100 ml। अब अगर 100 ml ड्रेनेज हो गई है तो 11 बजे 50 ml थी, 12 बजे 100 ml हो गई है, तो 1 घंटे में सिर्फ कितने ml इंक्रीज हुई है? 50 ml इंक्रीज हुई है। तो ड्रेनेज तो ठीक है, कलेक्शन चैम्बर में ड्रेनेज ठीक है। उसने बोला ब्लडी ड्रेनेज, ब्लड इज एक्सपेक्टेड। बस वो ऐसा ना कह देता, याद रखना इस वर्ड को, बस वो ऐसा ना कह देता कि ब्राइट ब्लड है, जो कि उसने नहीं कहा। तो 50 ml 1 घंटे में ब्लड इंक्रीज हुआ है, सिर्फ ड्रेनेज हुई है। मैंने बोला था पर आवर 100 ml तक एक्सपेक्टेड होता है। तो अभी तक तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ड्रेनेज के लेवल पर आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस विगरस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर में क्या कॉन्टिन्यूस विगरस बबलिंग होती है? आंसर इज नो। वाटर सील चैम्बर में कैसी बबलिंग होती है? इंटरमिटेंट हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। क्यों? वाटर सील चैम्बर का काम क्या था? उसमें एक बॉल होती थी जो कि अप डाउन करती थी, जिसको हम कहते हैं टाइडलिंग। पर इंटरमिटेंट बबलिंग फिर भी थोड़ी बहुत ही हो सकती है। कॉन्टिन्यूस और विगरस बबलिंग तो कभी भी नहीं हो सकती। आगे पढ़ते हैं। एंड जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। तो सक्शन कंट्रोल चैम्बर भी ठीक है हमारा, क्या कहते हैं जी, ये भी ठीक है, कलेक्शन चैम्बर भी ठीक है। पर दिक्कत किसकी है? वाटर सील चैम्बर की। वाटर सील चैम्बर में क्या हो गया? विगरस बबलिंग है, यानी कि एयर लीक होनी शुरू हो गया। वाटर सील चैम्बर में कोई भी दिक्कत आएगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा? बबल कब क्रिएट होते हैं? जब एयर लीक, चेस्ट में किसी भी रीजन की वजह से एयर लीक होनी शुरू हो गया। तो अभी तक पूरा डेटा पढ़ के मुझे क्या पता चल जी, वाटर सील चैम्बर में दिक्कत है और वाटर सील चैम्बर का काम क्या होता है? एयर को मॉनिटर करना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नाउ
टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला था, जब हम पूरे केस को पढ़ लेते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पोटेंशियल कंडीशन क्या है। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जी हम किस डायग्नोस को, किस कंडीशन को क्लिक करेंगे। नंबर 1 थिंग, ब्लीडिंग। क्या ये ब्लीडिंग का केस है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लाइंट को मोर देन 1 आवर में सिर्फ 100 ml, मोर देन 1 आवर में सिर्फ क्लाइंट को कितने ml ब्लीडिंग हुई है जी? ओनली देयर वाज 100 ml। पर क्या पर आर 100 ml एक्सपेक्टेड है? यस। और उसने कोई ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग की तो बात की नहीं है, तो ये तो केस नहीं है क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड थी। नंबर 2, एयर लीक इन द ड्रेनेज सिस्टम। जब वाटर सील चैम्बर काम नहीं करता अच्छे से, वाटर सील चैम्बर का पूरा नाम है वाटर सील एयर लीक मॉनिटर चैम्बर। तो जब वो सील खराब हो जाती है तो एयर अंदर चेस्ट के एंटर करने लग जाती है, तो क्या होता है? बबल क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। क्या हमारी वाटर सील चैम्बर के अंदर बबल क्रिएट हो रहे थे? आंसर इज यस। तो क्या ये एयर लीक का केस बन सकता है? यस। पर हम आगे 2 ऑप्शन को पढ़ते हैं। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब इन द प्लूरल स्पेस। वो कह रहे जी चेस्ट ट्यूब ही क्या पता डिस्प्लेस हो गया। लेट मी टेल यू, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट का केस होगा तो जो हमारे कलेक्शन चैम्बर है ना, जिसके अंदर बॉल होती है, तो उसकी बॉल की टाइडलिंग बंद हो जाती है। तो अगर एग्जामिनर बोले बॉल की टाइडलिंग बंद हो गई है तो शायद डिस्प्लेसमेंट का केस हो सकता है। क्या एग्जामिनर ने पूरी केस स्टडी में टाइडलिंग की बात की है कि बॉल ऊपर नीचे जानी बंद हो गई? आंसर इज नो। क्या मेरे पास कोई एविडेंस डेटा है कि डिस्प्लेस होगी? आंसर इज नो। नंबर 4, द लंग्स हैज री एक्सपेंडेड। वो कह रहे हैं जी क्या पता लंग्स ही री एक्सपेंड हो गए हो। तो लेट मी टेल यू, हमें कैसे पता चलेगा लंग्स री एक्सपेंड हुए हैं कि नहीं हुए? इसका कंसेप्ट भी है टाइडलिंग। जब टाइडलिंग बंद हो जाती है, जब बॉल ऊपर नीचे जानी बंद हो जाती है, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो चेस्ट ट्यूब डिस्प्लेस होगी है, दूसरा या फिर लंग्स री एक्सपेंड होंगे। दोनों ही केसेस में हम चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं भी कौन सा मोस्ट पॉसिबल केस हो सकता है। पर हमारे केस में टाइडनिंग की तो बात ही नहीं की, उसने कोई एविडेंस ही नहीं है, तो ना तो ये डिस्प्लेसमेंट का केस है ना ही लंग्स री एक्सपेंड होने का केस है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये किसका केस है? पोटेंशियल कंडीशन है एयर लीक इन द ड्रेनेज सिस्टम। जब कभी भी वाटर सील चैम्बर में बबल क्रिएट होते हैं तो इसका मतलब है ड्रेनेज सिस्टम में चेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आ चुकी है जी? हमारी एयर एंटर हो चुकी है। अब मेरी पोटेंशियल कंडीशन तो पक्की कंफर्म है कि एयर लीक हुई है। अब मुझे एक्शन लेने हैं, पर बच्चों ध्यान रखना एक्शन किसके अकॉर्डिंग लेने हैं? जो आपने डायग्नोस बनाया, ना इसके अकॉर्डिंग ना इन दोनों के अकॉर्डिंग। जो आपने डायग्नोस बनाया उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन लेने हैं। 5 अपने एक्शन है, हमने 2 चूज करने इमीडिएटली। पहले हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है क्लैंप द ट्यूब एंड डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ट्यूब को क्लैंप करो और लोकेशन को डिटरमाइन करो। नंबर 2, अप्लाई प्रेशर टू द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट। नंबर 3, चेक फॉर सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा। नंबर 4, डिस्कनेक्ट एंड सबमर्ज द चेस्ट ट्यूब इन द बोतल ऑफ स्टाइल वाटर। नंबर 5, नोटिफाई द सर्जन। अब यहां तक ना बड़े सारे बच्चों को पता था कि आंसर क्या होगा, पर जब लीकेज हो गई है उसके बाद बीइंग अ नर्स क्या करना है ये बड़े सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो लेट मी टेल यू, जब कभी भी बच्चों वाटर सील चैम्बर में लीकेज होती है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है लीकेज की साइट को चेक करना। अब याद रखना लीकेज मोस्ट प्रोबेबली 2 तरह से होती है। एक तो क्लाइंट की चेस्ट वॉल के साथ हो सकती है, भाई जहां पर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट हुई है वहीं पर दिक्कत है तो चेस्ट वॉल के साथ दिक्कत हो सकती है। दूसरी लीकेज हो सकती है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, यानी कि ट्यूब के अंदर ही। मैंने क्या बोला? जब कभी भी लीकेज का केस आएगा हमें चेक करना लीकेज होती कहां पर है। कहां पर हो सकती है बच्चों जी? ये मान लो ये क्लाइंट है और ये लगी हुई है जी चेस्ट ट्यूब, ये लगी है चेस्ट ट्यूब। लीकेज 2 जगह पर हो सकती है। कहां पर हो सकती है? एक तो चेस्ट वॉल की जगह पर लीकेज हो सकती है, इंसर्शन साइड पे लीकेज हो सकती है। दूसरी लीकेज कहां पर हो सकती है? कहीं पर भी ट्यूब में लीकेज हो सकती है, 2 जगह पर। तो जैसे ही लीकेज का केस आता है बीइंग एन आरएन आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है लीकेज को चेक करना। लीकेज को कैसे चेक किया जाता है बच्चों? इमीडिएटली क्लैंप द ट्यूब। इमीडिएटली उस ट्यूब को क्या कर देते हैं? आप क्लैंप लगाकर क्लैंप कर देते हैं। याद रखना यूजुअली हम क्लैंप नहीं करते, आपने उस वीडियो में देखा होगा, पर इमरजेंसी में हम कर सकते हैं। इमीडिएटली क्लैंप द ट्यूब। अब क्लैंप करने से कैसे पता चलेगा लीकेज कहां पर है? अगर तो क्लैंप करने के बाद लीकेज रुक गई, अगर तो क्लैंप करने के बाद हमने जैसे ट्यूब को क्लैंप किया और क्या कहते हैं वो बबल बनने रुक गए, तो लीकेज थी जी किसके अंदर? चेस्ट वॉल के अंदर, यानी कि इंसर्शन जहां पे आपने इंसर्ट किया था वहां पर कोई होल रह गया, वहां पे दिक्कत है जी। अगर क्लैंप करने के बाद भी लीकेज नहीं रुकी, अगर हमने क्लैंप कर दिया और लीकेज नहीं रुकी,
तो इसका मतलब क्या, होल कहीं पर क्या कहते हैं ट्यूब के अंदर था, यहां से एयर एंटर हो रही थी जी। तो नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी क्या होती है, द मोमेंट आई केम टू नो एयर लीक हो रही है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या बच्चों, क्या कहते हैं जी, क्लैंप द ट्यूबिंग एंड डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो पहला तो मुझे आंसर ये वाला मिल गया, तुक्का नहीं मारना, क्रिटिकल क्वेश्चन है। नंबर 2, अब मैंने क्लैंप कर लिया, अब मैं लोकेशन के बारे में जांचूंगा, लोकेशन कैसे। अब दूसरा, अप्लाई द प्रेशर टू इंसर्शन साइट। ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं होता कि हम क्या कहते हैं जी, इंसर्शन साइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें। नंबर 3, चेक फॉर सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा। क्या मैं सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा के लिए चेक करूंगा? सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा क्या होता है बच्चों, एयर एंटर इन द सबक्यूटेनियस लेयर। ये कैसे पता चलता है बच्चों, क्रेपिटस साउंड से, क्रेपिटस साउंड से पता चलता है। अगर सबक्यूटेनियस एरिया में एयर एंटर हुई होगी, अगर यहां पर एयर एंटर हुई होगी, तो इसका मतलब क्या है जी, इंसर्शन साइट में कोई ना कोई दिक्कत है, वहां पर एयर एंटर हुई है। तो ये हमारी होती है दूसरी प्रायोरिटी। लेट मी टेल यू, जैसे ही मुझे पता चला ना बच्चों एयर लीक हो गई है वाटर सील चैम्बर के अंदर, मेरी प्रायोरिटी बनती है लोकेशन को चेक करना। मैं लोकेशन को कैसे चेक करूंगा बच्चों, क्लैंप करके। अगर तो क्लैंप करने के बाद बबलिंग रुक गई है, तो प्रॉब्लम शायद कहां की थी, चेस्ट वॉल की प्रॉब्लम थी। अगर बबलिंग नहीं रुकी तो प्रॉब्लम कहां की है जी, वो ट्यूब की कोई प्रॉब्लम है। यहां तक तो अपन ने सोल्व कर लिया था और नंबर 1 अपन ने आंसर कर लिया। फिर आप किसको चेक करते हैं बच्चों, आप क्रेपिटस साउंड को चेक करते हैं, एम्फिसीमा एरिया, सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा को चेक करते हैं कि स्किन के अंदर भी एयर तो नहीं है, क्योंकि अगर स्किन के अंदर एयर गई होगी तो मोस्ट प्रोबेबली एक कंफर्म केस कहां का है जी, वो क्या कहते हैं, चेस्ट वॉल पर कोई दिक्कत है। फिर आयरन पता क्या करती है बच्चों जी, फिर आयरन, जैसे हमें पता चल गया चेस्ट वॉल की दिक्कत है, फिर आयरन वहां पर स्टाइल ओक्लूसिव टेप के साथ पूरे एरिया को वापस से सील कर देती है ताकि एयर एंटर ना हो जाए। पर मुझे तो 2 एक्शंस पे ही क्लिक करना था। पहले मैंने क्लैंप करके लोकेशन जांची कहां पर है, फॉलोड बाय आपको को क्या करना था, सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा को भी चेक करना था, कभी स्किन के अंदर भी एयर तो नहीं एंटर हो गई। क्या मैं प्रेशर अप्लाई कर सकता हूं? ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। डिस्कनेक्ट एंड सबमर्ज द चेस्ट ट्यूब, नहीं, डिस्कनेक्ट तो किस केस में करते हैं बच्चों, अगर डिस्प्लेस होगी हो, अगर डैमेज होगी हो, ऐसे केस में करते हैं, जस्ट एयर लीकेज के उसमें नहीं करते। लास्ट, नोटिफाई द सर्जन। क्या हम सर्जन को नोटिफाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर पहले जो हमारी जिम्मेदारी है उनको तो हम कर लें। याद रखना बच्चों, ये नर्सिस का एग्जाम है, डॉक्टर का एग्जाम नहीं है। तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इमीडिएटली आप डॉक्टर साहब को कॉल कर दो। तो मेरी प्रायोरिटी लीकेज के केस में क्या जी, लोकेशन को जांचना, वो क्लैंप करके जांची जाती है, और दूसरा सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा को भी चेक करना, क्योंकि अगर असल में चेस्ट वॉल की कोई दिक्कत होगी तो सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा होगा। तो मेरे 2 एक्शन भी पता चल गए मैंने क्या करना है। अब आपने करना है पैरामीटर्स को मॉनिटर। कौन से पैरामीटर को? जो पोटेंशियल कंडीशन थी, जो एक्शन लिए, उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स। नंबर 1, चेस्ट एक्सरे। बच्चों क्या हमने कोई चेस्ट एक्सरे वाला सिनेरियो अभी तक किया? नो। वो तब होता बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट का केस होता या री एक्सपेंशन का केस होता। तो अभी राइट नाउ चेस्ट एक्सरे तो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। नंबर 2, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, प्लेटलेट, आरबीसीज के लेवल को चेक करना। अरे हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, आरबीसीज एक सेकंड में ऑल्टर नहीं होते, और अगर हमें कैसे पता चलेगा जी ये यहाँ का केस है? इट्स नॉट अ प्रायोरिटी राइट नाउ टू चेक। नंबर 3, रेस्पिरेटरी स्टेटस, हार्ट रेट, बीपी और SpO2 को चेक करना। दैट कुड बी माई प्रायोरिटी, पर मैं इस ऑप्शन को भी होल्ड करना चाहूंगा जी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चों लीकेज बंद होगी तो ये चीजें उसकी इंप्रूव हुई होंगी, पर होल्ड। नंबर 4, फ्लक्चुएशन एंड बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। क्या ये मेरा नंबर 1 क्राइटेरिया है कि मैं उस फ्लक्चुएशन को जिसकी मैं बात कर रहा था और बबलिंग को चेक करना कि वाटर सील चैम्बर में हो रही है कि नहीं हो रही? अगर तो वो बंद होगी तो फिर अपन ने जो लीकेज हो रही है उसको कंट्रोल कर लिया है, तो डेफिनेटली दैट्स माय नंबर 1 प्रायोरिटी टू चेक। लास्ट, ड्रेनेज अमाउंट इन द कलेक्शन चैम्बर। ड्रेनेज की तो बात ही नहीं है जी बहुत ज्यादा। तो कौन कौन से हमारे आंसर है? एक तो ये आंसर है, एंड सेकेंड वन, दिस वन इज द आंसर। दैट इज ऑल अबाउट क्या कहते हैं, चेस्ट ट्यूब। अगर लीकेज हो रही है तो बिंग एंड आयरन हमने करना क्या है, एंड अ बो टाई केस स्टडी। होप सो मैं आपको इस बड़े सारे क्रिटिकल टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू समझा पाऊंगा। हम वापस से पूरे के पूरे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। केस क्या था? केस था क्या कहते हैं, वाटर सील चैम्बर में बबलिंग हो रही थी।
अगर बबलिंग हो रही तो हमें बबल से पता चल गया कि वाटर सील चैम्बर में एयर आ रही है, तो हमारा डायग्नोसिस बन गया था। आ रही है तो फिर मुझे उसके बाद कंडीशन पता करनी है, कहां से आ रही है, लोकेशन पता करनी है। क्लैंप करते हैं तो क्लैंप से हमें पता चल जाता है। अगर तो क्लैंपिंग के बाद बंद हो जाए तो फिर कहां से आती है जी, वो चेस्ट ट्यूब की कोई क्या कहते हैं, चेस्ट वॉल की कोई दिक्कत थी। अगर फिर भी चलती रहे क्लैंपिंग के बाद तो कोई ट्यूब की कोई ना कोई दिक्कत है जी। फॉलोड बाय हम सबक्यूटेनियस एरिया को भी चेक करते हैं। अगर वहां पर एयर एंटर है तो ऑलमोस्ट वो कंफर्म हो जाता है कि कहां की दिक्कत है, चेस्ट वॉल की दिक्कत है। तो वही दो अपन ने क्या कहते हैं जी, अपने एक्शंस पे क्लिक किया, डॉक्टर साहब को बाद में जाकर नोटिफाई करते हैं। एंड पैरामीटर्स तो ऑब्वियसली फिर एक तो मैंने बबलिंग को वापस से चेक किया और वाइटल साइन को चेक किया। दैट इज ऑल अबाउट बोट आई केस स्टडी। होप सो मैं आपको इस क्रिटिकल टॉपिक के थ्रू चेस्ट ट्यूब के बारे में और ज्यादा समझा पाया हूंगा एंड आपको बोट आई केस स्टडी कैसे सोल्व करनी है वो भी बता पाया हूंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं प्लीज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद दो स्टूडेंट जो भी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।